आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. सो आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी. आई एम होपिंग दिस फ्रॉम यू ऑल. हमने अपनी लास्ट वीडियो में कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स पढ़ा था, टॉपिक कंप्लीट किया था, जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक था स्पाइनल कॉर्ड. ओके, इसके बाद इसके कुछ स्मॉल चंक इस टॉपिक का रह गया था जो हम ये कंप्लीट कर लेंगे. फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के बारे में. ओके, सो हमने कल पढ़ा था कि व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन. What is reflex action? Reflex action is a sudden, unconscious and involuntary response of the effectors to the stimulus. हमने कल पढ़ा था कि ये रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है एक सडन और अनकॉन्शियस और इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है जो कि इफेक्टर्स मसल करते हैं स्टिमुलस के अगेंस्ट. मतलब ये तुरंत एक हुआ ऐसा रिस्पॉन्स है जो स्टिमुलाई के अगेंस्ट हम लोग करते हैं. ये एक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है. इनवॉलेंट्री मतलब जहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है इतना ज़्यादा. एंड सेकेंडली ये एक सडन रिस्पॉन्स होता है जो कि स्पाइनल कॉर्ड इसको जो है कंट्रोल करके रखती है और ये इफेक्टर के थ्रू रिस्पॉन्ड करता है. एग्जाम्पल, वी सडनली विड्रॉ आवर हैंड इफ़ वी सडनली टच अ हॉट ऑब्जेक्ट. अगर जैसे फॉर इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हम तुरंत अपना हाथ एक जगह से हटा लेते हैं या एक हॉट ऑब्जेक्ट से तुरंत उसको विड्रॉ कर लेते हैं. इन दिस रिफ्लेक्स एक्शन द नर्व्स इज द स्किन. In the skin, receptor detect the heat and passes the message through the sensory nerves to the spinal cord. Then the information passes through the motor nerves to the nucleus, effector of the hands, and we withdraw our hands. Okay? तो इसमें रिफ्लेक्स एक्शन में जो नर्व्स हैं हमारी वो स्किन के अंदर होती हैं जो कि रिसेप्टर का काम करती हैं. सेकेंडली ये ही डिटेक्ट करती है, स्किन हमारी डिटेक्ट करती है हीट को और पास करती है मैसेज को थ्रू द सेंसरी नर्व्स. आई होप यू ऑल रिमेंबर द सेंसरी नर्व्स टॉपिक कि सेंसरी नर्व्स हमारे मैसेज को लेती हैं हमारे सेंस ऑर्गन से और फिर वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक भेजती हैं. तो ये सारे मैसेज को एक रिसेप्टर के फॉर्म में लेती हैं सेंसरी नर्व्स और ये स्पाइनल कॉर्ड को भेजती हैं क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड ही कंट्रोल करती है. सारे रिफ्लेक्स एक्शंस हमारी स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है. फिर उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मोटर नर्व्स के पास भेजी जाती है, मसल्स के पास जो कि इफेक्टर मसल्स होती हैं और ये वहाँ पे जाके एक रिस्पॉन्स क्रिएट करती हैं कि हमें वहाँ से अपना हाथ हटा लेना चाहिए या ये हमारे हाथ को विड्रॉ कर लेना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए हार्मफुल है. ओके, नाउ दिस इज़ अ टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. वी कैन सी here we are touching a hot matchstick जो कि सेंसरी न्यूरॉन, ये यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज जा रहा है, ये स्पाइनल कॉर्ड के पास गया, फिर ये इफेक्टर मसल्स के थ्रू यहाँ पे मसल्स इसके पास मैसेज आ रहा है, फिर ये यहाँ से हाथ हटाने को इसको बोल रही हैं. इन द लेफ्ट साइड ऑल्सो यू कैन सी, सॉरी राइट साइड ऑल्सो यू कैन सी, या दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज आवर फिंगर. पिन प्रिक, यहाँ पे एक पिन प्रिक हुई है जो कि सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज किया है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास. फिर वहाँ से ये मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू आया है हमारे इफेक्टर मसल्स पे, फिर इसने एक रिस्पॉन्स क्रिएट किया है. ओके, दिस इज़ द रिफ्लेक्स एक्शन टॉपिक. इसको अगर आप सही से देखें सो येस दिस इज़ द करेक्ट डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं. ये हमारी स्किन है, फॉर एग्जांपल सेंस ऑर्गन है हमारा, स्किन है. ओके, इसके बाद ये यहाँ से जैसे कोई हॉट ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ से टच हुआ, ये हॉट ऑब्जेक्ट क्या है, ये एक स्टिम्युलस है. फिर इसके बाद यहाँ पे जो सेंसरी न्यूरॉन है वो यहाँ से इस मैसेज को लेके जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड के पास. स्पाइनल कॉर्ड के बाद ये स्पाइनल कॉर्ड इस मैसेज को डिटेक्ट करती है किस टाइप का ये है, इसके लिए कैसे रिस्पॉन्स करना है. फिर इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड हमारी एक मैसेज भेजती है इफेक्टर मसल्स को. फिर ये इफेक्टर मसल्स मैसेज देती हैं हमारे हैंड को कि हमें वहाँ से अपने हाथ को विड्रॉ कर लेना चाहिए, हटा लेना चाहिए. ओके, दिस वन इज द सेकेंड डायग्राम. आई होप दिस इज क्लियर. इट इज़ द सेम थिंग ओनली. You can get it with the next also. Now what is reflex action? It is the same thing. Yes, ये किसी एक एग्जाम्पल और लेके बताया जा रहा है. यहाँ पे जैसे ही हमारे कोई चोट लगी तो वैसे ही हैमस्ट्रिंग मसल्स थी, ये क्वाड्रिसेप मसल्स थी, यहाँ से मैसेज गया मसल्स के थ्रू हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास. दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, यस दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड. फिर उसके बाद यहाँ से ये गया इफेक्टर मसल्स के थ्रू मैसेज और वहाँ से हमने अपने लेग को हटा लिया. इट इज द सेम प्रोसेस. ओके, यहाँ पे सेंसरी लुक है, इट इज रिटन ऑल्सो सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर एंड इंटर न्यूरॉन्स. अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्स आर्क की. ये क्या होता है?
तो जो पाथवे है रिफ्लेक्स एक्शन का उसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। जो हमने अभी पाथवे पढ़ा कि पहले स्टिमुलस होता है या तो हीट या कोल्ड ऑब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद रिसेप्टर यानी कि सेंस ऑर्गन जो उसको सेंस कर रहे होते हैं कि किस टाइप की चेंजेस आ रही हैं, फिर उसके बाद सेंसरी नर्व्स हमारे इस मैसेज को भेजती हैं स्पाइनल कॉर्ड के पास, फिर स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कुछ रिस्पॉन्स क्रिएट करती है, इफेक्टर के थ्रू उसको भेजा जाता है मसल्स के पास, फिर वहाँ से मूवमेंट शो होती है। तो ये पूरा पाथवे स्टार्टिंग से जो होता है रिफ्लेक्स एक्शन के पाथवे होता है, इसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। तो रिफ्लेक्स आर्क जो होता है वो एक स्टिमुलस को रिसीव करता है रिसेप्टर के थ्रू, ये हमने पढ़ा है, जो कि होते हैं सेंस ऑर्गन्स हमारे, फिर वो पास करता है इसको सेंसरी नर्व्स को, फिर वो स्पाइनल कॉर्ड को देता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इन्फॉर्मेशन को पास करती है थ्रू मोटर नर्व्स टू द इफेक्टर, इफेक्टर को भेज देती है जो कि मसल ग्लैंड या रिस्पॉन्स होता है। आई होप दिस इज क्लियर। येस, दिस इज द पाथवे। यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं, पहले स्टिमुलस आया, स्टिमुलस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आइदर हीट और कोल्ड ऑब्जेक्ट, ओके। फिर ये हमारा रिसेप्टर है जो कि सेंस ऑर्गन हो सकते हैं, जो कि सेंस करते हैं चीज़ों को, फिर ये सेंसरी नर्व्स के थ्रू मैसेज को भेजा जाता है स्पाइनल कॉर्ड के पास, फिर स्पाइनल कॉर्ड से ये मैसेज वापस आता है मोटर नर्व्स के थ्रू जो कि इफेक्टर या मसल्स के पास जाता है, फिर ये यहाँ से आके रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। आई होप दिस टॉपिक इज नाउ क्लियर, क्योंकि हमें 3-4 बार इसको देख चुके हैं। एक बार और इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो रिफ्लेक्स आर्क शो हाउ न्यूरॉन टाइप्स वर्क टुगेदर। रिफ्लेक्स आर्क हमारा ये दिखाता है कि कैसे न्यूरॉन के जो टाइप्स हैं वो साथ में काम करते हैं। जैसे कि ये जो एपरेंट और एफरेंट फाइबर्स हैं ऑफन पास इन द सेम नर्व, ये सेम नर्व्स में जा रहे हैं। ये स्टिमुलस था, रिसेप्टर आया, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज लेके गया स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड ने मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज भेजा इफेक्टर को और इसने यहाँ पे रिस्पॉन्स क्रिएट किया। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। यस, ये अब हमारा जो कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स का टॉपिक है विद दीज 2 टॉपिक्स इट इज़ कंप्लीटेड। ओके, सो आई होप दिस फुल टॉपिक इज़ क्लियर टू यू ऑल, क्योंकि मैंने काफ़ी ब्रीफ डिस्कस किया है इस टॉपिक को ताकि एक एक चीज़ आपको क्लियर हो। ब्रेन, फिर स्पाइनल कॉर्ड, फिर उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन एंड देन रिफ्लेक्स आर्क। तो दीज आर द मेजर टॉपिक्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ रीड देम वेरी केयरफुली। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। So in plants, control and coordination is done by chemical substances. Plants में control और coordination जो है वो chemical substances के through होता है, जिसको हम लोग plant hormone या phytohormones कहते हैं। Okay? Yes, now there are 5 main types of plant hormones. They are auxin, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड एथाइलिन। तो अभी हमने पढ़ा था कि ह्यूमंस में जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है ये हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की। तो प्लांट्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कुछ हार्मोन्स के थ्रू होता है जिनको हम लोग प्लांट हार्मोन्स बोलते हैं या फाइटो हार्मोन बोलते हैं। तो 5 तरीके के प्लांट हार्मोन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में। पहला हमारा ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड द 5th वन इज एथाइलिन। एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे। तो यस, व्हाट इज ऑक्सिन? ऑक्सिन जो है वो हमारा हेल्प करता है सेल डिवीजन में, सेल एलोंगेशन में और ग्रोथ में। मेजरली आप अगर इसमें ध्यान दें तो ऑक्सिन जो है सेल डिवीजन करता है, एलोंगेशन करता है और ग्रोथ करता है। ओके, जिब्रेलिन हमारा ये ग्रोथ ऑफ द स्टेम करता है और ब्रांचेस, मतलब ब्रांचेस जो हैं कैसे ग्रो कर रही हैं और हमारे स्टेम कैसे ग्रो कर रही है, जिब्रेलिन उसको देखता है। आप यहाँ से जी से निमोनिक बना सकते हैं, जी से जिब्रेलिन और जी से ग्रोथ। ओके, साइटोकाइनिन आप इससे भी एक निमोनिक बना सकते हैं, सी से साइटोकाइनिन और सी से सेल डिवीजन। मेजरली साइटोकाइनिन जो है सेल डिवीजन के लिए यूज़ किया जाता है। साइटोकाइनिन जो है वो हेल्प करता है सेल डिवीजन में, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स में। ओके, एब्सिसिक एसिड ये एक इनिबिटरी हार्मोन है। इनिबिटरी मतलब किसी चीज़ को रोकना। फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ग्रोथ हो रही है हमारे प्लांट की तो वो भी हमारे प्लांट के लिए अच्छी नहीं है। कोई भी चीज़ एक्सेस अमाउंट में किसी भी चीज़ के लिए अच्छी नहीं होती, तो इनिबिट करता है ये ग्रोथ को और इफेक्ट करता है विल्टिंग ऑफ लीव्स को। विल्टिंग मतलब लीव्स का टूटना। फॉर एग्जांपल कोई लीफ अगर हमारी डेड हो गई है, उसमें कोई भी रिजर्व फूड अब नहीं बन पा रहा है, ड्राई हो चुकी है, तो उसका कोई काम अब हमारे प्लांट के पास नहीं है। तो ये काम एब्सिसिक एसिड का है कि उस लीफ को अब ये पेड़ से गिरा दे तो विल्टिंग कर दे। इसी प्रोसेस को हम विल्टिंग ऑफ लीव्स बोलते हैं। इसके लिए हमारा एब्सिसिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, दूसरा ये इनिबिट करता है ग्रोथ को रोकता है प्लांट्स के अंदर। मतलब जब एक लिमिटेड टाइम के बाद, जब हमारा प्लांट एक मैक्सिमम ग्रोथ पे पहुंच जाता है, फिर उसके अलावा और ग्रोथ नहीं वो कंट्रोल कर सकता, तो फिर ये हार्मोन रिलीज होने लगता है जो कि इनिबिट करता है उसकी ग्रोथ को। नंबर 5 इज इथाइलिन। इट हेल्प्स इन फ्लावरिंग एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। इथाइलिन क्या कर रहा है? हमारा फ्लावरिंग में हेल्प कर रहा है। फ्लावर्स जब हमारे एक बर्ड से फ्लावर का फॉर्मेशन होता है तो उस पर ये हमारा इथाइलिन हेल्प करता है और राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के राइप होने में हेल्प करता है। ओके, नाउ
मूवमेंट्स इन प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट में कुछ मूवमेंट्स होता है कुछ स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में। तो अब हम उन एक एक करके सारे मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो मूवमेंट्स है प्लांट में वो दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा ट्रॉफिक मूवमेंट, एक होता है हमारा नेस्टिक मूवमेंट। तो दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं ट्रॉफिक मूवमेंट। ट्रॉफिक मतलब वो जो किसी डायरेक्शन में हो रहा है और स्टिमुलस के साथ हो रहा है। ओके, तो ट्रॉफिक मूवमेंट क्या होता है? ये एक डायरेक्शनल मूवमेंट होता है जो पर्टिकुलरली एक डायरेक्शन में होता है टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। या तो ये जो स्टिमुलस है हमारा, जैसे हम लोगों ने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस में पढ़ा था कि वो या तो हॉट कोल्ड इस टाइप के स्टिमुलस हो सकते हैं। प्लांट में हमारे अलग अलग तरीके के स्टिमुलस होते हैं। तो ये स्टिमुलस या तो ये जो हमारा प्लांट है वो मूवमेंट करेगा या तो इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस या फिर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। ओके, तो ये डिपेंड करता है ग्रोथ पे। तो दे आर डिफरेंट टाइप्स लाइक फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म एंड हाइड्रोट्रॉपिज्म। ये हमारा 4 तरीके का होता है। एक तो फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म एंड द फोर्थ वन इज हाइड्रोट्रॉपिज्म। ओके, तो फर्स्ट वन इज फोटोट्रॉपिज्म, सॉरी। तो व्हाट इज फोटोट्रॉपिज्म? फोटो मीन्स लाइट, ट्रॉपिज्म मीन्स मूवमेंट। तो ये एक मूवमेंट है प्लांट का इन रिस्पॉन्स टू लाइट। जब हमारा प्लांट लाइट के रिस्पॉन्स में मूव करता है, इफ इट इज टूवर्ड्स लाइट इट इज कॉल्ड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। अगर ये लाइट के साथ मूव कर रहा है, लाइट के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। ओके, तो जैसे बेंडिंग ऑफ अ शूट टुवर्ड्स लाइट, जैसे कि अगर हम किसी भी प्लांट को अगर धूप में रखते हैं तो उसकी जो शूट है वो धीरे धीरे बेंड होने लगती है हमारे सनलाइट की तरफ। तो इसी को हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। ओके, और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म जो होता है, जो रूट है हमारी, वो क्या करती है, हमारे जो सनलाइट है उससे दूर ग्रो करती है। फॉर एग्जाम्पल अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, तो वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक हो गई। और कुछ प्लांट्स जो हैं वो लाइट से दूर ग्रो कर रहे हैं तो वो भी नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक हो गए। ओके, जैसे बेंडिंग ऑफ रूट अवे फ्रॉम लाइट, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक का। जैसे आपने देखा है सनफ्लावर जिसको सूरजमुखी बोलते हैं, तो ये जो है हमेशा सन की डायरेक्शन में ही ग्रो करता है। हमेशा इसका जो फेस है वो सन की डायरेक्शन में ही होता है, जो कि एक पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है। ओके, अब हम बात करते हैं जियोट्रॉपिज्म। जियो मीन्स ग्रेविटी और अर्थ। तो जो ट्रॉपिज्म मीन्स मूवमेंट, तो जो मूवमेंट है प्लांट का ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में, उसको हम कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। और अगर ये टुवर्ड्स द ग्रेविटी होता है, इन सेम थिंग इट इज कि अगर ये ग्रेविटी के तरफ हो रहा है मूवमेंट, तो उसको हम पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म बोलेंगे। जैसे डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ रूट्स, जैसे हमारे जो रूट्स हैं वो नीचे की तरफ ग्रो करते हैं, तो ये क्या है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रहे हैं, अर्थ की तरफ ग्रो कर रहे हैं। ओके, ग्रेविटी की तरफ ग्रो कर रहे हैं। तो अगर ये अवे फ्रॉम द ग्रेविटी ग्रो करेगा तो वो हो जाएगा नेगेटिव जियोट्रॉपिक, जो कि अपवर्ड मूवमेंट होता है शूट का। हमारी स्टेम जो है वो अपवर्ड मूवमेंट कर रही है, वो जियोट्रॉपिक मूवमेंट नहीं दिखाती है, तो वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म हो गया। ओके, नाउ द थर्ड वन इज कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म क्या होता है? कीमो मतलब होता है केमिकल, ओके, ट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट, सेम थिंग। तो ये मूवमेंट जब हमारा प्लांट एक रिस्पॉन्स करता है टू केमिकल स्टिमुलस, कोई भी केमिकल अगर आसपास है उसके अगेंस्ट हमारा अगर प्लांट रिस्पॉन्स कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कीमोट्रॉपिज्म। जैसे फॉर ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल, जैसे हमारा जो स्टिग्मा होता है, हम लोगों ने अपने लास्ट में पढ़ा था, लास्ट चैप्टर में, कि स्टिग्मा जो होता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उस पर पॉलन ग्रेन आके स्टिक होता है, तो वहाँ से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है कि अंदर ओव्यूल से जाके हमारा पॉलन ग्रेन का जो मेल गैमीट है वो फ्यूज़ कर पाए। तो ग्रोथ होती है पॉलन ट्यूब की टुवर्ड्स द ओव्यूल, वो भी किसी केमिकल की वजह से। तो ये क्या शो कर रहा है? कीमोट्रॉपिज्म। ओके, नाउ द फोर्थ वन इज हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो मतलब बताइए आपको वाटर, तो ये मूवमेंट होता है प्लांट का इन रिस्पॉन्स टू वाटर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो रूट्स होती हैं वो हमेशा मतलब प्लांट्स के लिए वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, तो जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है हमारी रूट्स उस साइड ही मूव करने लगती हैं, तो ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करती हैं। आई होप दिस ट्रॉपिज्म इज क्लियर। अब हम एक बार देख लेते हैं इसको फिगर के थ्रू। यस, आई होप दिस टॉपिक इज इंटरेस्टिंग टू यू ऑल ऑल्सो। ये देखिए यूनिडायरेक्शनल लाइट है, ये सनलाइट के डायरेक्शन में ये सारे जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं। ओके, ये और ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहे हैं। और ये यहाँ पे देखिए, yes, phototropism is among bean seedlings like shoot positively phototropic. Okay, ये roots हैं हमारे, ये negative phototropism शो करेंगे क्योंकि ये away from the stimulus, यहाँ पे stimulus क्या है, light, तो ये away from the stimulus grow कर रहे हैं। Now moving further, chemotropism का अगर हम देखें, हमने अपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, pollen grains जब हमारे स्टिग्मा पे लैंड करते हैं ये pollen ट्यूब का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके,
नाउ दिस वन इज़ फीमेल गैमीटोफाइट। यस, यहाँ पे आके ये ओव्यूल से अटैच कर जाते हैं आके। तो ये हमारा शो कर रहे हैं कीमोट्रोपिन, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टिमुलस क्या है, केमिकल, कुछ केमिकल रिलीज होते हैं तो उसके थ्रू ये स्टिमुलस के थ्रू मूवमेंट दिखाते हैं, इसीलिए इसको कीमोट्रोपिज्म बोलते हैं। ओके, अब हमने पहले पढ़ा था कि ट्रॉफिक मूवमेंट्स क्या होते हैं, अब हम बात करेंगे नेस्टिक मूवमेंट क्या होते हैं। ट्रॉफिक मूवमेंट्स में हमने पढ़ा था कि ये डायरेक्शनल होते हैं, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, या तो स्टिमुलस की डायरेक्शन में या फिर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। ओके, नेस्टिक मूवमेंट क्या होते हैं, ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं, इनमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, विच आर नाइदर टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, ना तो ये एक स्टिमुलस के साथ जा रहे हैं ना ही ये उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, ये किसी भी ग्रोथ में इन्वॉल्व नहीं होते। इट डज नॉट डिपेंड ऑन ग्रोथ, ये ग्रोथ पे डिपेंड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम टच करते हैं लीव्स को ऑफ टच मी नॉट प्लांट, आपने सुना होगा टच मी नॉट प्लांट, इसका साइंटिफिक नेम होता है मिमोसा पुडिका। ओके, तो इसकी जो लीव्स होती हैं अपने आप फोल्ड अप हो जाती हैं और ड्रूप डाउन हो जाती हैं इमीडिएटली ड्यू टू द चेंज इन द अमाउंट ऑफ वाटर इन द लीव्स। इसलिए होता है ये क्योंकि यहाँ पे लीव में जो वाटर की क्वांटिटी है या वाटर का अमाउंट है वो चेंज हो जाता है जैसे हम लोग उसकी लीव्स को टच करते हैं। तो अब इसकी जो अमाउंट ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है कि लीव्स जो है वो स्वेल करेंगी या श्रिंक करेंगी। या दिस इज़ द प्लांट ऑफ मिमोसा पुडिका और टच मी नॉट। ये आप देख रहे हैं, इसको जैसे ही हम टच करते हैं ये इसकी लीव जो है वो बिल्कुल बंद हो जाती हैं और ड्रूप डाउन हो जाती हैं। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। ये एक एग्जाम्पल था हमारा नेस्टिक मूवमेंट का। इसमें भी काफ़ी सारे, अगर हम बात करें फोटोनेस्टी, जियोनेस्टी, थर्मोनेस्टी, ये सब अगर हम देखें तो होता है। बट यहाँ पे मेन चीज़ जो हमें याद रखनी है नेस्टिक मूवमेंट में वो ये होती है कि ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, ये ना तो हमारे स्टिमुलस से दूर जाते हैं और ना ही ये स्टिमुलस के साथ मूवमेंट शो करते हैं, और ये जो है ग्रोथ पे डिपेंड कभी भी नहीं होते। ओके, मतलब ये अगर हम फॉर एग्जांपल देखें, ये जो हमारा एक टच पे रिस्पॉन्ड कर रहा है ना, इसको थिग्मोनेस्टी भी बोलते हैं, टच के लिए जो रिस्पॉन्ड करते हैं, तो ये हमारा टच पे रिस्पॉन्स कर रहा है ये प्लांट हमारा, बट ये कोई ग्रोथ मूवमेंट नहीं शो कर रहा है, यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं हो रही है प्लांट की। बस यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी जो लीव्स हैं वो फोल्ड हो जाती हैं टच करने पर, थोड़े टाइम बाद ड्रूप डाउन हो जाती हैं। लेकिन अगर हम देखें ट्रोपिज्म में, यानी कि हमारे जब हमने ट्रोपिज्म वाले टॉपिक पढ़ा था तो उसमें क्या था, उसमें हमारा प्लांट जो है वो ग्रो कर रहा है। फोटोट्रोपिज्म में हमारा प्लांट क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ओके, टुवर्ड्स द लाइट, और हमारे रूट्स जो है वो जियोट्रॉफिक मूवमेंट शो कर रहे हैं। तो ये एक ग्रोथ मूवमेंट है जिसमें ग्रोथ होती है प्लांट की, बट इसमें कोई नेस्टिक मूवमेंट्स में कोई भी ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होती है। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। Okay, now it is the last topic of our chapter, that is endocrine glands in human beings. Okay, तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, दो टाइप की ग्लैंड्स हमारी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। पहली होती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, दूसरी होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कैसी होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं ये होती हैं हमारी डक्ट वाली ग्लैंड, मतलब इनमें डक्ट प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, इनको अगर अपने सेक्रीशंस देने हैं तो इसमें कुछ टाइप की डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं, ये अपने सेक्रीशंस उन डक्ट्स के अंदर डालते हैं और फिर पूरी बॉडी में ये फ्लो करता है। ओके, बट जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो क्या होती है, डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डक्ट प्रेजेंट नहीं होती और ये डायरेक्टली अपने सेक्रीशंस को ब्लड में दे देती हैं, यहाँ पे कोई भी डक्ट का काम नहीं होता। ओके, तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करती हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करती हैं कुछ केमिकल सब्सटेंसेस जो कि हमें हेल्प करते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने में बहुत सारी एक्टिविटीज़ को बॉडी के अंदर। ओके, जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में वो कुछ टाइप्स की होती हैं, कि करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे, एंड दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज पीनियल ग्लैंड, सेकेंड इज हाइपोथैलेमस, थर्ड वन इज पिट्यूटरी, फोर्थ इज थायरॉइड, फिफ्थ इज पैराथायरॉइड, सिक्स्थ इज थाइमस, एडर्नल, पेनक्रियास, टेस्टिस एंड ओवरी। ओके, दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम एग्जाम्पल्स अगर पढ़ें कोऑर्डिनेशन के बाय इंडोक्राइन ग्लैंड्स तो वो हम देखते हैं, व्हेन वी आर फ्राइटेंड और एंग्री, जब हम डरे हुए होते हैं या गुस्से में होते हैं तो हमारा जो एडर्नल ग्लैंड है या दिस वन, तो ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा एड्रेनलिन हार्मोन को सेक्रीट करने लगता है। जो क्या करता है, ये एड्रेनलिन हार्मोन जब सेक्रीट होता है हमारी बॉडी में तो ये ब्लड के अंदर, तो ये हार्ट ब्लड मतलब हमारी हार्ट बीट को भी बढ़ा देता है। रिब मसल्स हमारे हार्ट की जो है वो डायफ्राम जो है कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। ये ब्रीथिंग रेट बढ़ा देता है हमारा, और जो सप्लाई है ऑक्सीजन की मसल्स के अंदर उसको भी बढ़ा देता है, ताकि जो कोई भी पर्सन है जो फ्राइटेंड है या एंग्री है उसको या तो रन करने का टाइम मिल जाए या फाइट करने का एनर्जी मिल जाए अपने एनिमी से। ओके, सो ये काम होता है एड्रेनलिन हार्मोन का। नंबर सेकेंड इज थायराइड ग्लैंड, जो हम लोगों ने पढ़ी है यहाँ पे। यस, ओके, दिस वन।
थायराइड ग्लैंड में क्या होता है कि आयोडीन जो है वो नीडेड होता है बाय द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड को आयोडीन चाहिए होता है कि वो एक हार्मोन बना पाए जिसको हम लोग कहते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। ओके, तो थायरॉक्सिन क्या करता है, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। कार्बोहाइड्रेट को हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज करने में बहुत हेल्पफुल होता है थायरॉक्सिन हार्मोन, जो कि थायराइड ग्लैंड बनाती है। तो फैट्स को, प्रोटीन्स को भी हेल्प करता है और प्रॉपर ग्रोथ में हेल्प करता है। तो अगर डाइट में हमारी आयोडीन जो है वो सफिशिएंट नहीं होगी, उसकी क्वांटिटी कम होगी या हमें डेफिशिएंसी हो जाएगी उसकी, और उस आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से हमें ग्वाइटर हो जाएगा। ग्वाइटर में क्या होता है, हमारी नेक जो होती है, उसका नेक का जो रीजन होता है वो स्वेल हो जाता है, क्योंकि हमारे जो ये थायराइड ग्लैंड है ये नेक में प्रेजेंट होती है, तो ये यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है इस तरफ। और जैसे ही फिर स्वेलिंग हो जाती है वो इसी वजह से होती है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई है। और फिर अगर हम, डॉक्टर हमें ये सजेस्ट करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आयोडाइज साल्ट लेना चाहिए, जिसकी वजह से थोड़े टाइम बाद फिर से वो हमारी नेक जो है वो नॉर्मल पोजीशन पे आ जाती है और जो डेफिशिएंसी है आयोडीन की वो रिकवर हो जाती है। ओके, नाउ नंबर थर्ड इज पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ग्रोथ हार्मोन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारा, और ये प्रोड्यूस करता है ग्रोथ हार्मोन को। ग्रोथ हार्मोन, ये अगर इसका डेफिशिएंसी हो जाएगा, आपको नाम से पता चल रहा होगा, अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी चाइल्डहुड से ही किसी भी बच्चे के अंदर, तो उसको डार्फिज्म हो जाएगा। ओके, मतलब उसकी हाइट बहुत कम रह जाएगी और एक्सिस जो है हार्मोन का वो टॉल ग्रोथ हो जाएगा। इसको जाइजेंटिज्म भी बोलते हैं, मतलब बहुत एक्सेसिव हाइट अगर किसी की हो जाती है। एज वी ऑल नो, एक्सेसिव चीज़ भी हमारे लिए अच्छी नहीं है और कम चीज़ भी हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो हमें इन हॉर्मोन्स की क्वांटिटी भी हमारी बॉडी में लिमिटेड चाहिए होती है, जितनी हमें रिक्वायर है हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। ओके, तो अगर एक्सेसिव हार्मोन हो गया हमारे ग्रोथ हार्मोन तो टॉल हो जाता है, टॉल ग्रोथ हो जाती है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो डार्फिज्म हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज पेनक्रियास। पेनक्रियास कौन सा एक ग्लैंड होता है, ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो प्रोड्यूस करता है हार्मोन इंसुलिन। ओके, इंसुलिन आप लोगों ने सुना होगा। नॉर्मली ये डायबिटिक पेशेंट्स इंसुलिन लेते हैं ताकि उनका जो डायबिटीज़ या ब्लड शुगर लेवल है उनकी बॉडी के अंदर वो नॉर्मल रहे। इसका मेन काम ही यही है इंसुलिन का कि ये ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है तो ये डायबिटीज़ कॉज करता है, और एक डायबिटीज़ पेशेंट को इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं कि उनके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल किया जा सके। ओके, जैसे ही इंसुलिन हमारी बॉडी के, तो इस डेफिशिएंसी में होता क्या है कि पेनक्रियाज एक प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन को हमारी बॉडी में बना नहीं पाता कि वो हमारे बॉडी में जो शुगर है उसको मेटाबोलाइज कर पाए। तो इस वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में इंसुलिन का फॉर्मेशन हो नहीं पाता और डायबिटीज़ जो है वो हो जाती है। इसलिए हमें इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, जिनको भी, जो भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको। ओके, ना द फिफ्थ वन इज टेस्टिस। टेस्टिस हम लोग ने पढ़ा है, ये एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो कि क्या बनाता है, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, उसका फॉर्मेशन करता है और कंट्रोल करता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। इसका मेन काम क्या है टेस्टिस का, कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है उसको प्रोड्यूस करता है, जो कि एक मेल हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन होता है, और कंट्रोल करता है स्पर्म्स के प्रोडक्शन को और जो चेंजेस आती हैं एक मेल में प्यूबर्टी के टाइम पे। ओके, सेकेंड वन इज ओवरी, जो एक फीमेल में प्रोड्यूस होती है, जो कि इसका मेन फंक्शन क्या होता है, एक फीमेल हार्मोन बनाना जिसको हम एस्ट्रोजन कहते हैं, और ये भी फीमेल में जो चेंजेस आती हैं प्यूबर्टी के टाइम पे उनको कंट्रोल करके रखता है। ओके, आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर। एक बार हम सारे ग्लैंड्स को देखते हैं यहाँ पे। यस, ये हमारा हाइपोथैलेमस है। ये क्या है, ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन में। ओके, तो ये मेन कुछ ग्लैंड्स हैं जो हमारे प्रेजेंट होते हैं बॉडी में। फिर इसके बाद पीनियन ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस सारे ग्लैंड्स का एक तरीके से देख सकते हैं मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, तो ये सारे ग्लैंड्स को देखता है कि कौन प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है ब्रेन के जस्ट नीचे। फिर पैराथायरॉयड ग्लैंड और थायरॉयड ग्लैंड, ये हमने पढ़ा था अभी, नेक में प्रेजेंट होता है। इसकी में अगर ये डेफिशिएंसी हो जाती है थायरॉक्सिन हार्मोन की पैराथायरॉयड में, तो ये स्वेल अप हो जाता है। तो इस पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो थायरॉयड ग्लैंड के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। थाइमस, ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये लिवर है। एड्रेनल ग्लैंड्स हमारे किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे एड्रेनल ग्लैंड्स हैं। पेनक्रियाज हमारा एक ग्लैंड होता है ये, ओके, जो इंसुलिन बनाता है। नंबर लास्ट इज ओवरी, जो कि फीमेल्स में होती हैं, ये जो हमारा हार्मोन बनाती हैं ऑस्ट्रोजन, जो कि फीमेल के एक्टर्स को प्यूबर्टी के टाइम पे कंट्रोल करता है। ओके, टेस्टिस जो कि मेल में होती है, और ये हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कंट्रोल करके रखता है, जो कि प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स में हेल्पफुल होता है। प्लेसेंटा फीमेल्स में होती है, जो कि ये प्लेसेंटा है, जो कि फीमेल्स में होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे। ये सारे हार्मोन्स अगर आप फिर से देखें, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पैराथायरॉयड, थायरॉयड, एड्रेनल, पेनक्रियाज, ये फिर
ओके सॉरी, ये पेनक्रियास और ये एडर्नल ग्लैंड्स, ये हो गई हमारी ओवरीज और ये टेस्टिस। ओके, सो आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर। इसके बाद एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है। फीडबैक मैकेनिज्म मतलब हमें, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हर एक हार्मोन हमें एक नॉर्मल क्वांटिटी में हमारी बॉडी में रिक्वायर होता है। एक्सेस अगर बॉडी में अगर हो गई किसी भी हार्मोन की, तो वो भी कुछ हाइपर क्रिएट कर देगी हमारी बॉडी में, जो भी हमारी बॉडी में नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं करवा पाएगी। और फिर उसके बाद अगर उस हार्मोन की डेफिशिएंसी हो गई, तो वो भी क्या होगा, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। तो एक पर्टिकुलर लेवल में हर एक हार्मोन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, जो कि हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। ओके, तो हमारी बॉडी इस तरीके से डिज़ाइन है कि एक नॉर्मल वे में या एक नॉर्मल अमाउंट में ही ये हार्मोन्स जो है वो हमारी बॉडी में सेक्रीट हो, ना तो एक्सेस हो, ना ही हमारे डेफिशिएंसी हो जाए इनकी। बट कभी कभी कुछ अगर एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं, तो तुरंत हमें चीज़ें, इसके इफेक्ट्स जो है हमारी बॉडी में दिखने लगते हैं, फिर हमें उसका मेडिकेशन लेना पड़ता है। ओके, आई होप दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू यू ऑल। आई हैव प्रैक्टिस इन अ वेरी डीप मैनर सो दैट आपको ये पूरा चैप्टर ईजिली समझ में आए, बिकॉज दिस चैप्टर इज इंटरेस्टिंग ऑल्सो एंड अ लिटिल बिट लेंदी ऑल्सो, लाइक द ब्रेन टॉपिक and these hormones also. So that's all for the day. If you like my video, please like, subscribe and share. Till then, keep learning. Bye bye.